जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के सैम्पल पेपर्स लेकर आएंगे। ठीक है, मेरा टारगेट है कि आपके एग्ज़ाम से पहले 10 पेपर्स लेकर के आऊँ, 10 सेक्शन 1 के और 10 सेक्शन 2 के। ठीक है, तो देखो सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्या होता है सर? देखो सेक्शन 1 होता है नाविक डीबी वालों के लिए। ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों देना होता है नाविक जीडी वालों के लिए। ठीक है, मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ही बात कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम आने वाला है आपका करीब 25 सितंबर से स्टार्टेड है। ठीक है, उसके बाद ही होगा सबका और कुछ का 25 को होगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे आपके दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो जो अभी आपको स्टार्ट करना है वो मैं सेक्शन 1 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये नाविक डीबी नाविक जेडी दोनों लोगों के लिए होगा। तो इसका पैटर्न क्या होगा ज़रा से एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। तो इसका पैटर्न आपका सर ये है कि 45 क्वेश्चन हैं, सॉरी 45 मिनट का टाइम है एंड 60 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चंस हैं, 45 मिनट्स का टाइम है। लेकिन इस पेपर में खास बात क्या होती है, पेपर बहुत इजी होता है। ठीक है, क्या होता है? इजी होता है, बहुत इजी होता है, जल्दी से आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। भाई जब टाइम कम दिया तो जल्दी आने वाले क्वेश्चंस होंगे, पहली बात। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको अपनी कॉपी या नोट जहाँ पे भी आप बना रहे हो वहाँ लिख लो, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं सर। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट भी लगता है तो आप उससे डरिए नहीं। ठीक है, उसको जो भी समझ में आता है आप उसको करके आइए। क्यों? क्योंकि अगर गलत भी हो जाएगा ना तो आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, उसके नंबर भले ही नहीं मिले, किसी पॉजिटिव वाले में नहीं कट करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना रहता है तब तो ठीक है, डाउट वाले में छोड़ के आया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको डाउट वाले को भी करके आना होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन वन से स्टार्ट करता हूँ। टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे लेकिन मुझे एक्सप्लेन भी करना होगा रीज़न। तो देखो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। 800 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस्ड अ मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। काम की बात क्या है? देखो मैन आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, ट्रेन की लेंथ कितनी है? 800 मीटर, टाइम कितना दिया है? 8 सेकेंड, स्पीड कितनी है ट्रेन की? 90 मीटर पर सेकेंड, और मैन की स्पीड पूछा हुआ है। अरे सर ये तो ढेर सारी चीज़ है। नहीं भाई, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। देखो होता क्या है कि ये ट्रेन है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। अब ऐसा नहीं कि आदमी कहीं दूर खड़ा है। ठीक है, ये आपको समझने वाली बात होगी कि आदमी ये बिल्कुल इसी के पैरेलल ही खड़ा है। ठीक है, तो अगर ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो मतलब कि ये पूरी ट्रेन आगे निकल जाए, ट्रेन ऐसी हो जाए, है ना? तो इसका मतलब ट्रेन को अपनी खुद की डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, खुद की लेंथ के बराबर कवर करनी है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 800 मीटर हो गया। और टाइम कितना है? देखो 8 सेकेंड में है, तो टाइम कितना है? 8 सेकेंड है। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो जल्दी से। क्या होगा? 800 अपॉन 8 कितना हो जाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ तो 90 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो देखो होता क्या है कि जब मैन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और ट्रेन भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तब का केस दूसरा होता। लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए मैंने उस पर टिक किया, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, उसी से आंसर आपका पलट जाता है। ठीक है, तो जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाया जाता है तो वेलोसिटी प्लस हो जाती है। मतलब मैन की वेलोसिटी को दिखाने के लिए, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी को ज़ीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको इधर दोगे। अगर आप लोग मतलब अगर 10th वाले हो और ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो भी चिंता मत करो। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये सारी चीज़ें क्लास 11th की फिजिक्स में आता है, और नहीं भी आता तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इतना समझ लो कि अपोजिट डायरेक्शन होने में वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो ये 90 मीटर पर सेकेंड में कितनी ऐड हो गई होगी कि 100 मीटर पर सेकेंड हो गई? भाई जाहिर सी बात है 10। तो आंसर क्या हो गया आपका? 10। समझ में आई बात? तो पहला आंसर क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू 6, ए बी दिया है 16, a प्लस बी पूछा हुआ है। तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर वहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्या होता है? प्लस 4ab। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे माइनस 2ab आता है और ये प्लस 4ab मिल करके 2ab बना देगा, जो कि इसके होल स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ a माइनस बी दिया है 6 और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और ab की वैल्यू 16 है और 4ab की हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा आपका 100। और यहाँ जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी लाना होगा तो स्क्वायर जाएगा और ये रूट बनेगा, स्क्वायर जाएगा और ये रूट बनेगा, तो ये आ जाएगा 10। तो यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है?
फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ बॉट एट एन इंडियन INR जो होता है इसका मतलब होता है इंडियन रुपीज़, ठीक है। 720 इंडियन रुपीज़ में उसको जो है सेल किया जाता है। 720 उसका है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है। और अगर उसको सेलिंग प्राइस कितना कर दिया जाए कि प्रॉफिट 12.5% हो जाए, तो देखो अगर 100% होता है तो इसका मतलब एग्जैक्ट वही रेट है भाई, जितने में खरीदा उतने में बेचा तो 100% हो गया। लेकिन हमें बढ़ा करके बेचना है ना, तो 12.5% बढ़ाना है, प्रॉफिट करना है, तो 100% में 12.5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 112.5% हो जाएगा। और इसको अगर निकालना है, किसका निकालना है, 720 का निकालना है, तो 720 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर दो। देख लेना इसका आंसर जो आएगा आपका 810 आएगा। इसको सॉल्व करके चेक कर लेना। और अगर नहीं भी आता है, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग मैसेज कर देना भाई कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप एक्सप्लेन कर दो, तो मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैलरी ऑफ ए इज़ 25% मोर देन द सैलरी ऑफ बी, और सैलरी ऑफ बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधे 25% टिक करके आते हैं, लेकिन भैया ये गलत है। ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ अगर आपसे 25% बड़ी है तो आप उसे 25% कम हो, नहीं। क्योंकि बड़ा होने के लिए देखो, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट, मैथ्स वाले लेट बहुत करते हैं। लेट बी का सैलरी कितनी है, 100 रुपीज़ है, क्या मान लो 100 रुपीज़, बी की सैलरी आपकी 100 रुपीज़ आपने मान ली। तो जो ए की सैलरी होगी वो क्या होगी, इससे 25% ज़्यादा, यानी कि उसकी हो जाएगी 125 रुपीज़, है ना। 25% कितना होगा, 25 रुपीज़ होगा, उतना बढ़ जाएगा तो मतलब 125 हो जाएगा। लेकिन अगर बी को पूछना है कि कितना कम हुआ, तो ये देखना पड़ेगा कि 100 आपका 125 से कितना कम है। क्या देखना पड़ेगा, 100 आपका 25 से 125 से कितना कम है। तो आप क्या करोगे इसको चेक करने के लिए, देखो 25 कम है ना, तो ये चेक करना पड़ेगा 25 कितने परसेंट होता है, तो निकाल लो 25 कितने परसेंट होता है, आ जाएगा आपका 20%। मतलब क्या है कि अगर ज़रूरी नहीं कि 25% ज़्यादा है ए बी से, तो बी भी 25% लेस होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ए 25% ज़्यादा है तो बी कितना निकल के आ रहा है, 25% कम निकल के आ रहा है, मतलब बी कितना कम है, 20% कम है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में बनाए रखिए, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं एग्जाम में, तो इनको ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो बच्चे क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट है उसको ही दिखा देते हैं। तो भाई एक बात बताओ, जो आपको अगर किसी जगह पे आपने इन्वेस्ट किए पैसे, ठीक है, तो वापस मिलेंगे, तो जो आपने दिया था उसको तो नहीं जोड़ोगे ना, इंटरेस्ट जोड़ोगे। तो अगर आपने सपोज दैट पी रुपीज़ दिया था, है ना, पी रुपीज़ दिया था, पी फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आपने पी अमाउंट जमा किया, ठीक है, आपको मिल रहा है 2p, तो उसमें p तो आपका पहले वाला है ना जो आपने दिया था, तो यानी इंटरेस्ट आपको कितना मिला, 1p मिला, है ना। 2p अगर आपको मिले वापस, आपने 1p दिया था, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला, वो आपको p मिला। और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में किसके फॉर्मूले के बराबर होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी जितना जमा किया था उतना एक्स्ट्रा मिल गया, है ना। तो यहाँ पे r की जगह आप क्या लिख दोगे, अच्छा r तो निकालना है और टाइम 10 ईयर्स है, तो रख दो भैया। अगर टाइम की जगह आप 10 ईयर्स रखोगे, 10 से ये 10 जाएगा और 10 पी से पी चला जाएगा, तो आर की वैल्यू निकल के आएगी 10%, ठीक है। क्या निकल के आएगा, 10% निकल के आएगा। तो इसको बिल्कुल अच्छे से देखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 150% ऑफ 0.05% ऑफ x इज 75। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। क्या करना है, जब आपको परसेंट निकालना हो तो डिवाइड बाई 100 करो। 150% है ना, तो 150/100 इंटू 0.05% है, यानी 0.05 डिवाइड बाई 100। किस चीज़ का निकालना है, x का निकालना है। ये किसके बराबर है, 75 के बराबर है। तो यहाँ पे देखो 0.05 दिया है ना, तो अगर इसको आप 5 करना चाहो तो इसको ऐसे कट करो, यहाँ 5 लिखो और डिवाइड में एक और 100 आ जाएगा, ठीक है। ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट कर दो, 15 5 से 75 होता है, 75 कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1 लाख। क्या निकल के आएगी, 1 लाख निकल के आएगी। तो आपका पहला आंसर जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एरिया ऑफ रोम्बस का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इसमें सारे कंबाइंड होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन भी होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, सब कुछ कंबाइंड आता है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि अगर आपको कोई भी एक सेक्टर अच्छा है ना, तो वो उसमें आप नंबर अच्छे खासे कवर कर ले जाओ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस विद डायगनल्स 13 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो देखो जो एरिया ऑफ रोम्बस निकल के आता है वो क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स।
हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, मतलब डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर लो और उसका हाफ कर दो। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1/2 इंटू 13 इंटू 20, तो ये 2 से 10 गया, 130 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 130 स्क्वायर सेंटीमीटर कहाँ दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ बास्केट ऑफ एप्पल वॉज सोल्ड एट ₹4200। ठीक है, 4200 में क्या किया गया भाई, सेल किया गया। अब क्या क्वेश्चन बन के आता है, तो जब 30% का डिस्काउंट दिया था, तो एक बात समझो कि अगर 100% का है मतलब एग्जैक्ट वही रेट दिया गया, अगर कुछ डिस्काउंट मिल गया है ना, जब प्रॉफिट मिलता था डिस्काउंट होता था ना, जब प्रॉफिट होता था तो बढ़ा देते थे, और यहाँ डिस्काउंट है तो क्या करेंगे, उतना कम जोड़ेंगे, है ना, 70% लेंगे, क्योंकि 30% तो डिस्काउंट दे दिया। तो यानी कि अगर किसी अमाउंट का 70% कितना दिया, 4200 दिया है, क्या दिया है, 70% ऑफ एक्स क्या दिया है, 4200 दिया है। कोई अमाउंट रहा होगा उसका, जब 70% पे उसको बेचा तो वो 4200 का मिला, है ना। और फिर कह रहा है कि अगर उसमें 18% का डिस्काउंट देता तो कितने का मिलता, तो भैया क्या आएगा, अब 100 में से 30 माइनस किया था 70 आया था, 100 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा, यानी 82% निकाल लो एक्स का। कह दो सर कैसे निकलेगा, तो देखो दो तरीके से निकलेगा, या तो आप पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के आइए, उस x की वैल्यू यहाँ सेकंड वाली में पुट करिए, ठीक है, इसमें पुट करिए सेकंड वाले में, और आपका आंसर निकल के आएगा। या फिर आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड वाला सर क्या कौन सा तरीका है, तो देखो डिवाइड वाला ये है कि यहाँ से 70x को और ये 82x को डिवाइड कर लो, क्या होगा, 70x अपॉन 100 अपॉन 82x अपॉन 100, 100 से 100 कट जाएगा, इधर क्या होगा 4200 अपॉन वाई। ठीक है, वाई मान लो जो हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, एक्स से एक्स कट गया और सॉल्व करने की बात है। आंसर आप चेक कर लेना, आंसर आपका आ रहा है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 4200 आंसर आपका 4920 है। ठीक है, आंसर आपका 4920 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना भाई, 2 की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 2 पुट कर दो। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 लिख दो, तो 2 का क्यूब होगा 8। ठीक है, ऐसे करके 2 की वैल्यू पुट कर देना, आंसर चेक कर लेना, आपका आ रहा है 1233 आ रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ इजी से क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, बॉड मास लगेगा। बॉड मास क्या कहता है भैया, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, बॉड मास। ठीक है, तो यानी कि पहले आप ब्रैकेट को खोलिए, फिर ऑफ को, यानी कि ओ एफ लिखा है तो पहले उसको सॉल्व करिए। ठीक है, फिर उसके बाद डिवीजन को करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन आपका क्या लगेगा, देखो माइनस है ना, तो माइनस लगा के बाहर ओपन कर देना, फिर माइनस आएगा ओपन कर देना। तो ऐसे करके एक बार आप इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, इसका आंसर आ रहा है 1। ठीक है, ये सारे कैलकुलेशन बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेयर हैज़ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है सरफेस, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो जो एरिया होता है, एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो अगर आप 4 पाई आर स्क्वायर दिया है एरिया, तो इसके इक्वल दिखा दो, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल के आ जाती है, और उसी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप चेक कर लेना, 9/2 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, 9/2 पाई, तो इसका आंसर भी आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये आता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तब क्या होगा, तो देखो अगर दो ट्रायंगल हैं, मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया है ABC, एक ट्रायंगल दिया है DEF। ठीक है, मैं देखो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लोगे कैलकुलेशन तो अपने आप कर लोगे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये ध्यान देना कि किसका कर रहे हो। ठीक है, तो पहले ABC को लिया है ना, तो ABC की कोई साइड ले लो, जैसे ये AB साइड है ना, तो AB साइड ले लो, उसके सामने कौन सी साइड दिख रही है, D दिख रही है, DE। तो जो साइड का स्क्वायर होगा वो उस रेशियो के बराबर होगा। उसी तरीके से आप BC ले लो, EF ले लो, तो BC अपॉन EF के स्क्वायर के इक्वल होगा। यही चीज़ आपकी किसके इक्वल होगी, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ,
ये ए सी और डी ई, सॉरी डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, यही फार्मूला आप यहाँ पे लगा देना तो देख लेना आंसर निकल के आ जाएगा। ये 9/25 दिया है और 21/x कर देना, तो देखो आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा भाई? सर वर्क एंड टाइम वाला तो हमसे नहीं बनता है। अगर नहीं बनता तो देखो आज एक बार में सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इफ़ ए कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 24 डेज, कोई एक वर्क है डब्ल्यू वर्क मान लो, उसका 2/5 जो है वो 24 डेज में ए करता है और उसका 60% जो है वो 18 डेज में करता है। तो देखो यहाँ परसेंटेज आना भी जरूरी है। तो 60% का मतलब होता है 3/5। क्या मतलब होता है? 3/5 है ना। 60/100 करोगे तो देखो 20 से काट दो, 23 जा 60 और 25 जाइए तो 3/5 है ना। 60% का यही मतलब होता है। ठीक है, तो बी जो है 60% करता है 18 डेज में। तो कितने दिन में वो ये काम पूरा कर लेंगे साथ में, है ना। ए और बी मिल करके कितने दिन में कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप रियल लाइफ में भी लगा सकते हो। अगर लेबर लोग काम कर रहे हैं आपके घर पे कुछ है, ठीक है, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, घर वर बनवाना कभी। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है? 2/5 ए किसके बराबर दिया है? 24 के बराबर दिया है। तो ए की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 60, है ना। यानी इसका क्या मतलब हुआ? 60 डेज। तो ए जो है, ए कैन डू वर्क इन 60 डेज। इसका मतलब है कि ए उस काम को पूरा, है ना, ये 2/5 है ना, ये 2/5 कर रहा है 24 डेज में। तो पूरा काम कब करेगा? तो पूरा काम 60 डेज में करेगा। कितने डेज में करेगा? 60 डेज में करेगा। अब अगर ए पूरा काम 60 डेज में करेगा तो अगर हम ये निकालना चाहेंगे एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में जो काम करेगा वो होगा 1/60, है ना। उसी तरीके से जब बी का निकालेंगे तो 3/5 बी किसके बराबर है? 18 के बराबर है। तो बी का निकल के आएगा आपका 30 डेज। और जब आपका यानी कि बी आपका पूरा काम करेगा 30 डेज में, है ना। तो एक दिन में कितना काम करेगा? वो 1/30 करेगा। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसी को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। जब भाई साथ में कर रहे हैं तो आप क्या कर दो? उस चीज़ को ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड करने वाला मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, क्या करना होगा? 1/60 प्लस 1/30 आएगा आपका 60, ऊपर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1/20। तो यानी कि यहाँ अब नीचे देखो क्या आ रहा है? 20 डेज। यानी साथ में कितना टाइम लगाएगा इनको? 20 डेज लगेंगे। ठीक है, ऐसे आंसर निकल के आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एवरेज पे काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 45 मैचेस इज 68 रन्स, है ना। 45 मैच में स्कोर कितना है? 48 रन्स है, सॉरी 68 रन्स है। और आगे दिया है इफ़ हिज एवरेज स्कोर इन फर्स्ट 25 मैचेस इज 48 रन्स। तो देखो यहाँ ऐसे मैं जो ऊपर गोला बना रहा हूँ इसको समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कोई देखता तो नहीं ना रफ में क्या कर रहा था। ये गोला क्या बता रहा है? 25 मैचेस का स्कोर बता रहा है। ठीक है, 25 मैचेस का स्कोर बता रहा है। आप मानने को इसको चलो एक्स मान लो। ठीक है, क्या मान लो? एक्स मान लो। एक्स अपॉन 25, है ना। एवरेज कितने का लोगे? जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हो कि नहीं करते हो ऐसे एवरेज मीन निकालने के लिए। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? जो 25 मैचेस में जो भी स्कोर किया है और नीचे क्या करोगे? 25, और ये एवरेज किसके बराबर आ रहा है? 48 रन के बराबर आ रहा है। तो यहाँ एक्स को जब आप 48 × 25 करोगे तो ये एक्स क्या निकल के आया है? ये निकल के आया है 25 मैचेस का स्कोर, है ना। क्या निकल के आया? 25 मैचेस का स्कोर निकल के आ गया। ठीक है, अब पूछा है कि लास्ट 20 मैच में कितना स्कोर है। तो देखो 40 अब शुरुआती लाइन में जाओ। ठीक है, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में करो, अब स्टार्टिंग वाली लाइन में जाओ। देखो 45 मैच का स्कोर की बात कर रहा है ना, तो 25 मैच के स्कोर तो 1200 हो गया। बाकी के 20 मैच का स्कोर हम मान लेते हैं वाई होगा, और एवरेज निकालने के लिए नंबर कितना हो जाएगा? 45 मैचेस की बात कर रहा है। तो ऊपर देखो 25 मैच का स्कोर ये है और 20 मैच का स्कोर ये है, और ये किसके बराबर दिया है? 68 के बराबर दिया है। तो यहाँ से आपकी वाई की वैल्यू निकल के आएगी, और जो वाई की वैल्यू आ जाएगी तो वो आपकी 20 मैचेस का स्कोर है। ठीक है, तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई? वाई की वैल्यू निकल के आएगी, जब आप कैलकुलेट करेंगे आएगा 1860। क्या आएगा? 1860, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। वाई आएगा आपका 1860, और जब आपको 20 मैचेस का एवरेज स्कोर पूछा है, क्या पूछा है? एवरेज स्कोर इन 20 मैचेस, तो इसको 1860 को आप 20 से डिवाइड कर देना। ये 1860 है,
तो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 93। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और जल्दी सॉल्व करने वाली चीज़ होती है। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप बनने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉय रन्स 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर, हाउ लॉन्ग विल टेक टू रन 32 किलोमीटर एट डबल द प्रीवियस स्पीड। मतलब क्या हुआ, पहले उसकी स्पीड निकाल लो, क्योंकि बाद में कह रहा है डबल स्पीड है, तो पहले कितनी स्पीड थी भाई, पहले वाली स्पीड निकाल लो। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 20 किलोमीटर अपॉन 2.5 आवर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट गया ऊपर 0 गया, ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। पहली इसकी स्पीड कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगली जो कंडीशन दे दिया है वहाँ पे डिस्टेंस कितनी दी है, 32 किलोमीटर। स्पीड कितनी दी है, कह रहा दोगुना है ना, डबल, तो यानी 16 किलोमीटर पर आवर। तो भैया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओगे तो वहाँ से टाइम नहीं निकाल सकते हो, तो टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 32 है, स्पीड 16 है, आंसर आ गया 2 आवर्स। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, चेंज द वॉइस। देखो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने कंबाइंडली लेके आया हूँ पेपर आपके लिए, और ये बिल आप पेपर दे के देखना। ठीक है, मैं 10 सैम्पल पेपर्स लेके आया हूँ, थोड़ा सा यकीन कर लो अपने भाई के ऊपर, और पेपर दे के आना, तो फिर आप बात करना, फिर आप खुद कहोगे कि सर यहीं में से पेपर आया है। ठीक है, यहीं में से पेपर आया है, ऐसे ही मिलता जुलता पेपर आया है सर, बहुत हेल्पफुल था, यही सुनने को मिलता है हर पेपर के बाद। ठीक है, तो चलो जल्दी से आते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन देखो दिया है, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, राधिका हैज़ नॉट रिटन द एन आर्टिकल। ठीक है, देखो पैसिव, अगर ये नहीं बोलता कि आप एक्टिव में चेंज करो या पैसिव में चेंज करो, ये आपको खुद समझना है कि वो एक्टिव वॉइस दिया है तो पैसिव में कर दो, पैसिव दिया है तो एक्टिव में कर दो। ठीक है, तो देखो राधिका हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल, ये क्या दिया, राधिका ने आर्टिकल नहीं लिखा। ठीक है, इसी बात को जब आप वॉइस चेंज करके लिखते हो तो क्या हो जाएगा, एन आर्टिकल से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एन आर्टिकल। इसमें याद रखना कि जब हैज़ आता है तो उसके साथ बीन जरूर आएगा, तो एन आर्टिकल हैज़ नॉट, नॉट भी लगा है, बीन रिटन बाय राधिका, एन आर्टिकल हैज़ नॉट बीन रिटन बाय राधिका। ठीक है, तो ये ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझते चलना, पहला आंसर आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्या दिया है, चूज द ऑप्शन दैट इज इन द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, नेवर ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर। तो देखो इसका आंसर होगा सेकेंड वाला, अ बॉटल ऑफ वाटर शुड नेवर बी ब्रॉट। ठीक है, ये देखो जो जैसे ये जो दिया होता है फॉर्म, इसका जो होता है उल्टा बोल दो एक तरीके से। ठीक है, जब कोई काम कर रहा है तो ये दिखाओ कि उसके द्वारा काम हो रहा है। ठीक है, ऐसे दिखाना होता है। तो अगर कोई एक बार इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि नेवर ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर, फिर बॉटल ऑफ वाटर को नहीं लाना है। ठीक है, उल्टा बोल दो उसी को बस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, राजा सेड टू मोहन, आर यू गोइंग होम टुडे। अब इसको क्या करना है भाई, राजा सेड टू मोहन। ठीक है, तो पूछ, अगर ये आप पूछ रहा है ना एक तरीके से लग रहा है, तो पूछने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आस्क्ड बोलते हैं। तो ऐसे जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या करना होगा आपको, आपको यहाँ पे सेड की जगह क्या करना पड़ जाएगा, आस्क्ड करना पड़ जाएगा। और आर यू गोइंग होम टुडे, वो तो उससे पूछ रहा था ना, डायरेक्ट सेंटेंस था, बट हम डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, हमें उसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, तो वो उससे पूछ रहा है ना, तो यू का ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आर नहीं लगेगा, देखो यू के साथ आर लगता है ना, ही के साथ क्या लग जाएगा, कहो इज लगेगा, नहीं सर इज नहीं लगेगा। जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, क्योंकि उसने उससे पूछा है ना, उसने उससे पूछा था, क्या पूछा था, तो जो पूछा था वो भी तो पास्ट हो गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, राजा आस्क्ड मोहन इफ ही वॉज गोइंग होम दैट डे, क्योंकि कंफर्म कर रहे हैं ना कि क्या जा रहा है, तो इफ लगेगा। ठीक है, इफ़ ही वॉज गोइंग होम दैट डे। तो ये भी ध्यान देना कि जो टुडे होता है वो दैट डे में चेंज होता है, यस्टरडे होता है वो प्रीवियस डे में चेंज होता है, तो जो टू नाइट होता है वो दैट नाइट में चेंज होता है। तो इन सब चीज़ों को जरा सा ध्यान में रखते चलना। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन हर में आएंगे तो सारे के सारे सैम्पल पेपर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हैव यू गॉट, इसका आंसर होगा सम मनी विद यू। ठीक है, नेक्स्ट
डैश वाटर ऑफ डैश आर्कटिक ओशियन इज फ्रीजिंग। तो देखो आर्कटिक ओशियन की किस चीज़ की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है ना, और कौन से पानी की बात कर रहा है, आर्कटिक ओशियन के पानी की बात कर रहा है। जब स्पेसिफाई कर दिया कि भैया हम उसी पानी की बात कर रहे हैं जो कि आर्कटिक ओशियन का है, जब किसी चीज़ की क्वालिटी को बता देते, मतलब बता देते कि एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या लग जाएगा, द लग जाता है, ठीक है। और आर्कटिक ओशियन, भाई आर्कटिक ओशियन शॉर्ट हो तो नहीं है ना, कितने हैं, एक ही है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें बिल्कुल ध्यान में रखते जाओ, ऐसा कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, समझने वाली बात। जब आप वाटर, सिंपली वाटर बोलोगे तो आप द नहीं लगाओगे, लेकिन जब उस वाटर की बात कर रहा है जो कि आर्कटिक ओशियन का वाटर है, तब आप द लगाओगे। तो इसलिए यहाँ पे द और द दोनों जगह यहाँ पे द आएगा आंसर सामने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 है ये, ठीक है। वी फाइंड एवरीवन एवरीवेयर टॉकिंग, जब किसी के बारे में बात करते हैं ना, तो टॉकिंग अबाउट, ठीक है, एट आपका पॉइंट ऑफ टाइम या पोजीशन ऑफ टाइम की बात करता है, ठीक है। अमंगस्ट मतलब जब हम किसी के, कुछ लोगों के बीच में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर मतलब किसी के लिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बारे में बात करने में अबाउट लगता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग समझते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एरर फाइंड करने का है। माई कजिन हु लिव इन प्रयागराज हैज़ कम टू स्टे विद अस। देखो यहाँ जो बी पार्ट दिया है वहाँ पे लिव दिया है, ठीक है। लिव तब लगाते हैं जब यहाँ पे प्लूरल दिया होता है, जब यहाँ पे प्लूरल दिया होता है तो यहाँ पे लिव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर दिया तो यहाँ पे लिव्स लगेगा, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो उसमें एरर है, ठीक है। बी वाला आंसर हो जाएगा, यानी बी में आपके एरर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी मैं कोस्ट गार्ड का लेकर के आ गया सैम्पल पेपर, जल्दी जल्दी देखते चलिए, ठीक है। और मेरे पास बहुत सारे सैम्पल पेपर्स पड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो आपके और भी सेक्शंस मिलते जाएंगे, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट की बात ये मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप में से जो भी बच्चे एनडीए का पेपर चाहते हैं, देखो एनडीए का क्या होता है कि सैम्पल पेपर लाना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे एक बार, मतलब बोल देना कमेंट बॉक्स में कि भाई बना दो, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि एनडीए का भी सैम्पल पेपर ले करके आऊँ, ठीक है। मैथमेटिक्स और जीएस पोर्शन का पूरा पेपर होगा, प्रीवियस ईयर भी कहोगे प्रीवियस ईयर भी ले आऊँगा, और सैम्पल पेपर भी लेके आऊँगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होते हैं और सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हो जाते हैं, या फिर एज इट इज़ सेम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो वोकैब का क्वेश्चन है, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। तो ये जो बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड का मतलब होता है कॉन्टेम्परेरी। क्या मतलब होता है, कॉन्टेम्परेरी, ठीक है। क्या मतलब होता है, कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, सेम पीरियड में आने वाले। एंशिएंट मतलब पुराना होता है, ठीक है। जिप योर लिप, जिप योर लिप का क्या मतलब होता है, भैया बात करना बंद कर दो, है ना, बोलते नहीं शट योर माउथ जिप योर लिप, तो वही है, बात करना बंद कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसका आंसर है आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो देखो थर्ड वाली आपकी करेक्ट है, आप लोग अपने से भी करके देख लेना, ठीक है। इंट्रो कन्वर्टिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। गारंटी की स्पेलिंग देखनी है भैया, गारंटी की स्पेलिंग तो भैया आनी चाहिए, है ना। हर चीज़ की गारंटी मांगते फिरते हो, कोचिंग वाले सर गारंटी दे दीजिए, क्या सिलेक्शन की क्या गारंटी है ना। तो गारंटी की क्या बात होती है, तो यही स्पेलिंग होती है ना। जो भी बात बोली है आप उसे चेक करते रहिए। नेक्स्ट परजिस्ट होता है। परजिस्ट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। क्या मतलब होता है, इसकी मीनिंग देख लीजिए क्या होता है, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसका जो है आपका अपोजिट मीनिंग पूछ रखा है, तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा सीज, यानी रोक देना, है ना। परजिस्ट मतलब उसे कंटिन्यू रखना, और सीज मतलब रोक देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अबाउंड। अबाउंड का एंटोनिम क्या होता है, तो देखो अबाउंड का मतलब होता है टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर। क्या मतलब होता है, टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, बहुत लार्ज अमाउंट में होना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, लैक होना, स्कार्सिटी, प्लेंट, है ना। तो प्लेंटी तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। स्कार्सिटी, ये सारा लैकनेस, ये सब क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं एपेटाइजिंग। तो इसका जो सेम मीनिंग पूछा है, इसकी मीनिंग हो जाती है आपकी प्लीजिंग, ठीक है। क्या मतलब हो जाता है इसका, प्लीजिंग मतलब हो जाता है।
नेक्स्ट प्रूडेंस, इसका आपका वाइज हो जाएगा, ठीक है, प्रूडेंस का मतलब वाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। देखो अब जीएस पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। विच इज़ द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन द वॉर टाइम, ठीक है, विच इज़ द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन द वॉर टाइम, तो ये होता है आपका परमवीर चक्र। क्या होता है? परमवीर चक्र हो जाता है, ठीक है। देखो इनको ज़रा सा एक बार आप लोग टाइम देकर के गूगल पे देख लेना, और नहीं आता तो आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है, मैं समझा दूंगा कि ये कौन सी चक्र जो है आपको किस चीज़ के लिए दिया जाता है। तो ये सीक्वेंस याद रखना कि परमवीर चक्र होता है, उससे कम, उससे मतलब कम खराब थोड़ी ना होता, लेकिन उससे जो होता है कम पावर होती है किसकी? महावीर चक्र की, ठीक है। फिर वीर चक्र आता है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा देखते चलना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है? इन जून 2021 हु अमंग द फॉलोइंग वेट लिफ्टर्स। तो इनका नाम तो सबने सुना होगा भैया, मीरा बाई चानू, है ना, सब लोगों ने स्टेटस लगाया था, तो ये होता है मीरा बाई चानू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप्स वॉज डिकमीशनड। कौन सी नेवल शिप को डिकमीशनड किया गया है जून 2021 में नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम आफ्टर सर्विंग द नेशन फॉर 40 ग्लोरियस ईयर्स। 40 साल सर्विस के बाद कौन सी शिप को रिटायर कर दिया गया, डिकमीशन कर दिया गया, है ना, तो ये है आपकी INS संधयक। क्या है? INS संधयक, जिसने कई सारे ऑपरेशंस में काम किया है। श्रीलंका में इनके ऑपरेशंस थे, ठीक है, उन सारे ऑपरेशंस में जिसने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट, नेम द फीमेल रेसलर हु वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एट द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है। किस में चेंज हो चुका है? आप लोग ज़रा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम, नया नाम क्या हो गया है, क्यों हो गया है, ज़रा सा इस बार इसके बारे में कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा गूगल पे भी तो सर्च करो, है ना, सीखो नई नई चीज़ें। अब इसका आंसर क्या है भाई? मिस विनेश फोगाट, ठीक है, इसका आंसर क्या है? मिस विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया आपका। ये देखो पेज नंबर जो चल रहा है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर भी दिया है, ठीक है, ये नीचे दिया हुआ है पेज नंबर 34, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? अरे भाई काबुल, है ना। सबसे लास्ट में तालिबान ने किस में कैप्चर किया? काबुल में। क्योंकि देखो जैसे कोई भी कंट्री है तो उसका जो सेंटर, उसका जो कैपिटल है, तो डायरेक्ट कैपिटल पे नहीं कब्जा किया जाता, यहाँ 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 ऐसे कब्जा किया जाता है, फिर धीरे 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 करके जब आप कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे होता है नहीं कि राजा को जीत लिए तो सेना को जीतने की ज़रूरत नहीं है ना, हार गई वो टीम, तो वैसे ही कहानी है, अगर आप कैपिटल को जीत लिए तो पूरा देश जीत लिए, ठीक है। तो पर्ल्स, नेक्स्ट देखो, पर्ल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम। तो देखो पर्ल्स का मतलब होता है मोती। मोती कैसे हार्वेस्ट की जाती है भाई? समुद्र में पाई जाती है, ये ओएस्टर होता है, टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। वेपराइजेशन क्या होता है भाई? लिक्विड से गैस में, ठीक है, क्या होता है? लिक्विड से गैस में, वेपराइजेशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इज फाउंड इन अबंडेंस इन टोमेटो। देखो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो एबंडेंस में पाया जाता है। बाकी इसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, सिट्रिक एसिड भी होता है, ठीक है, और मैलिक एसिड होता है। टोमेटो में ये सारे एसिड्स, बहुत तरीके के एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन जो लार्ज अमाउंट में एबंडेंस में है, एबंडेंस मतलब लार्ज अमाउंट में, ठीक है, तो वो होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट एंड की फैक्टर इन द इकोसिस्टम। तो भाई सबसे बड़ी जो सिग्निफिकेंट चीज़ है ना, वो है आपका एनर्जी फ्लो, ठीक है, इसी से सारी दुनिया चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। तो देखो जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है? उन्होंने कहा था जैसे तरबूज हम लोग खाते हैं ना, तरबूज तो रेड रेड कलर का पूरा होता है, उसमें काली कलर की बीज होती हैं, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल उसी के जैसा प्लम पुडिंग मॉडल होता है एटम का, जिसमें क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसमें कुछ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं। लेकिन बाद में रदरफोर्ड आए और ये चीज़ गलत साबित हो गई, ठीक है। लेकिन पहला किसने दिया था? जे थॉमसन ने ही दिया था, अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, लिख लेना कहीं पर, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर ओपनिंग द लिड ऑफ बॉटल। तो देखो इसमें टॉर्क काम करता है, ठीक है, जो बॉटल कैप होता है उसमें टॉर्क का काम करता है, ऐसे ऐसे फोर्स लगती हैं। और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, अगर कपल ऑप्शन दिया होता है ना तो कपल भी होता है, कपल भी टॉर्क में ही आता है, ठीक है, जब टॉर्क लगाते हो अपोजिट डायरेक्शन में तो उसी को आप कपल बोलते हो, तो कपल भी ऑप्शन में होता है तो वो भी सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉल्ट। तो देखो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट है, NaCl तो हम लोग खाते ही हैं रोज़, CaCl2 सॉल्ट है, HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉल्ट नहीं है। तो ये पूछा था नॉट अ सॉल्ट, तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। शॉर्ट साइट डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय, तो देखो इसका आंसर होगा कॉनकेव, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं इसको, किससे करेक्ट किया जा सकता है, कॉनकेव लेंस से करेक्ट किया जा सकता है। ये आइस की जो होती है बीमारी होती है, ठीक है, जो कि एज के साथ भी आ जाती है और किसी किसी को नॉर्मली हो जाती है किसी चीज़ की कमी वगैरह से, है ना। तो यहाँ इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो भाई, कॉनकेव लेंस से करेक्ट किया जा सकता है। एक चीज़ याद रखना, दो तरीके होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया। तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि भैया किस में कॉन्वेक्स था किस में कॉनकेव था। तो इस क्वेश्चन में तो वैसे भी आप क्लियर कर सकते हो, क्यों, आपको ये कन्फर्म है कि या तो कॉनकेव है या तो कॉन्वेक्स है, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो वो मैं सिखाता हूँ। देखो यहाँ कॉन्वेक्स दिया है, कॉन्वेक्स को ही कन्वर्जिंग लेंस दिया है, अगर कॉन्वेक्स को सही करते हो तो ये भी सही हो जाएगा, तो दो ऑप्शंस तो करेक्ट है नहीं, है ना, जेई एडवांस तो है नहीं, मल्टीपल करेक्ट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसके मतलब जो बचा वही आपका करेक्ट है, यानी कॉनकेव लेंस आपका करेक्ट हो जाता है, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो देखो पोलियो वायरस से कॉस्ट होने वाली डिसीज़ है, बैक्टीरिया से नहीं होती, कॉलरा बैक्टीरिया से होती है, टाइफस टाइफाई बैक्टीरिया से होती है ना, टाइफाइड होता है उससे, और टीबी तो भाई ये भी एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। पोलियो आपका वायरस से होता है, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस है ना, तो वैसे पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो की ड्रॉप लेते हैं ना बच्चे बचपन में, है ना, वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा की वैल्यू पूछा हुआ है। तो देखो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक सा, 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या करो ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर लो, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ऊपर करोगे तो अलग अलग हो जाएगा, यानी 2 sin थीटा, सॉरी साइन से डिवाइड कर लो, किससे कर लो, साइन से ही कर लो, तो 2 sin बाई साइन करोगे, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा करोगे, अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करोगे, प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा करोगे, तो साइन साइन कटेगा, साइन साइन कटेगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर 2 माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस 1, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करके 1 की कॉट थीटा की वैल्यू ले आ लीजिएगा, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। आंसर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, मैं कर ही देता हूँ, चलो, ठीक है। क्या आता है 2 माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1, तो ये आएगा 2 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा इक्वल टू 3, तो 3/2 हो जा रहा है, ठीक है, सॉरी 1/2, 2 शिट यार, देखो इधर देखो, 2 माइनस कॉट थीटा प्लस 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो कॉट थीटा की वैल्यू 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 616, अगर कोई एक नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं 616 से और रिमाइंडर कितना आता है 35 आता है, ठीक है, और फिर कह रहा है कि फिर हम उसी नंबर को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो एक चीज़ समझो, सबसे पहले किसको डिवाइड करके चेक करो, 616 को 8 से डिवाइड करके चेक करो, ठीक है, देखो डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि 8 7 जा 56 और 5 बचेगा, फिर 8 7 जा 56, तो 77 हो जा रहा है। तो यानी कि 8 जो है आपका 616 को डिवाइड कर ले रहा है, तो जब 8 अगर 616 को डिवाइड कर ले रहा है, तो जो जिस चीज़ को 616 डिवाइड कर रहा था उसको भी कर ही लेगा, है ना, वो नंबर नहीं बता तो कोई फ़र्क नहीं है, उसको भी कर ही लेगा। जैसे अगर देखो 24 12 से डिविजिबल है और 12 2 से डिविजिबल है, यानी 2 अगर 12 को डिवाइड कर ले रहा है तो ये
24 को भी कर ही लेगा, ठीक है, ये बात आती है। तो इसका मतलब 8 आपका 616 को कर ले रहा है, तो वो जो नंबर था उसको भी डिवाइड कर लेगा केवल, यानी जो रिमाइंडर इसमें बचा वही रिमाइंडर इसमें बच जाएगा। तो लेकिन 35 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 4 से 32 हो जाएगा, और बचेगा क्या, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो यानी ओवरऑल आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द मीडियन इज 11, मीन इज 11, मोड पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सारे पेपर में आने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में पुट कर दो, 3 × 11 33, 2 × 11 22, आंसर कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के पास, ठीक है। राम स्पेंड्स 20% of his salary on rent, 15% on education, 25% on food, 20% on medicine एंड एंटरटेनमेंट। इसका मतलब इतनी चीज़ें तो इसने खर्च कर दी, बचने का परसेंटेज नहीं लिखा। तो देखो 20%, 15%, 25% और ये 20%, इसको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40 और 40 आ गया 80%, यानी 80% तो उसने खर्च कर दिए, बचे कितने, 20%, यानी उसने सेव कितने किए, 20% सेव किए। तो मान लीजिए कि उसको एक्स सैलरी मिलती थी, एक्स रुपीज़ सैलरी मिलती थी, तो 20x/100 क्या हो जाएगा, उसका सेविंग अमाउंट हो जाएगा। और सेविंग अमाउंट कितना दिया है, 5000 के इक्वल दिया है। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 25,000। अब पूछा है कि कितना एजुकेशन में, तो एजुकेशन में हम देख सकते हैं 15% खर्च कर रहा है, तो 15% ऑफ 25,000 निकाल दीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आता है 3750, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे, ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर ऑन द सम दिस, ठीक है, एट 20% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इन इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब इंटरेस्ट को आप हाफ ईयरली में कंपाउंड करो। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे 1 ईयर का जैसे ब्याज हो गया, ठीक है, तो अगले साल क्या होगा कि उस अमाउंट पे भी ब्याज लगेगा, है ना, मतलब उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो उसको बढ़ गया ना उसका भी इंटरेस्ट मिलने लगे, जो बढ़ गया अमाउंट, ठीक है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट पे देते हो तो उस पर नहीं मिलता है, ठीक है, वही बात होती है। तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आपको जो इंटरेस्ट पर एनम लग रहा था, यानी 1 साल का लग रहा था, आप इसको क्या करोगे, हाफ ईयरली कर लोगे, है ना, मतलब आधे साल का कर लोगे। तो अगर 20% 1 साल का लग रहा है तो 6 महीने का कितना लगेगा, 10% लगेगा, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% लगाओगे। और फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 की पावर T, है ना, यानी जो टाइम होता है। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना दिया है, 32,000, 1 प्लस रेट में बोल रहा हूँ 10 कर दो, डिवाइड बाई 100 कर दो, पावर में क्या हो जाएगा, क्या तो पावर सर 1 ईयर तो दिया है तो पावर में 1 होना चाहिए, नहीं हाफ ईयरली है ना, तो कितने आधे साल लगेंगे, 2 आधे साल लगेंगे ना, 6 महीने के अगर आधे साल हो गए तो 2 आधे साल लगेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा और वहाँ पे आधा हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करके चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एल्बो प्रोपोर्शनल टू हैंड, नीज प्रोपोर्शनल टू। देखो एल्बो हैंड के पास आता है, नी लेग के पास आता है, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड 15789 ये लिखा है, तो ये NPSU लिखा है, तो ये क्या होगा, देखो काम की बात समझो। यहाँ 2 3 5 है ना, तो जो जहाँ से मिलता जाए उठाते जाओ, 2 3 5 है ना, तो 2 3 देखो यहाँ से उठा लो, NP हो गया, 5 है, 5 ऊपर से उठा लो, T हो गया, 4 9 4 यहीं पे है, S है, और 9 क्या लिखा है, ऊपर A लिखा हो, ऊपर L लिखा हुआ है, तो NPTSL, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है, लगा दो आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पैटर्न हमें देखना पड़ता है कि पैटर्न क्या दिया है, OSMQKO। तो देखो ये किस नंबर पे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ये आपको याद हो जाना चाहिए, उसी पे बेस्ड, जैसे A1 पे आ रहा है, B2 पे आ रहा है, C3 पे आ रहा है, तो ऐसे करके आपको याद हो जाना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आ रहा है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको मैं बेसिक तरीका बताता हूँ, ठीक है, जो आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हो। देखो O है, S है, M है, Q है, K है, O है, ठीक है।
इतनी चीज़ें हैं। ध्यान से देखो, ओ से एस पे जाना हो, इधर से इधर आना हो, इधर से इधर जाना हो, इधर से इधर आना हो, इधर से इधर जाना हो, और किसी से इधर आना हो, क्योंकि आगे एक नंबर चाहिए ना, एक लेटर चाहिए। तो देखो ओ से एस पे जाना है तो क्या होगा, पी क्यू आर, तो 3 लेटर को छोड़ोगे तब जाके एस आएगा, है ना। उल्टा चलो एम से, एन ओ पी क्यू आर, 5 लेटर छोड़ोगे तो एस आएगा। सेम पैटर्न देखो, जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो देखो 3 है, और जब राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो 5 छोड़ने पड़ रहे हैं। अब देखो एम से एन ओ पी, 3 छोड़ा तो क्यू आ गया, इधर से देखो निकाल के चेक कर लीजिएगा, 5 छोड़ोगे तो आएगा क्यू, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे 3 आएंगे, इधर से आपके 5 आएंगे, तो यानी कि ओ के, देख सकते हो कि ओ के पहले जो भी आपके 5 लेटर्स आ रहे थे उससे निकाल के देख लो कि क्या बच रहा था, तो देखो आई आएगा, क्योंकि आई के बाद देखो जे के एल एम एन और फिर ओ, है ना, ये 5 छोड़ दिया तो आई आ गया, आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो समझने वाली बात क्या है, सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में एरोप्लेन उड़ती है, ठीक है। उसके ऊपर आता है मेसोस्फियर, उसके ऊपर आता है थर्मोस्फियर, और उसके ऊपर आता है एक्सोस्फियर। तो ये याद रखो कि एक्सोस्फियर सबसे लास्ट है, ट्रोपोस्फियर सबसे पहले है। अगर आपको एक पैटर्न भी पता चल जाएगा ना तो आप मिला जुला के इसको कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रिजर्वेशन निगलेक्ट, मतलब क्या हुआ। देखो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप संभाल के रखो, है ना, संभाल के रखा। निगलेक्ट मतलब उसको निगलेक्ट कर दो, नज़रअंदाज कर दो, है ना, हटा दो, तो उसका एंटोनिम हो गया। तो वैसे ही मोर्न का मतलब होता है कि नर्वस होना, ठीक है, तो यानी नर्वस तो नहीं होने वाला, क्योंकि सिनोनिम करना है, सॉरी एंटोनिम करना है, तो ये सिनोनिम वाला तो नहीं होने वाला, ठीक है। एंक्शियस, चियर, कोवार्ड, तो देखो कोवार्ड भी कोई मतलब नहीं है, एंक्शियस भी मतलब नहीं है, एंक्शियस मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए उत्तेजक, ठीक है। ये होगा चियर, चियर मतलब खुश होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, मोन मतलब दुखी होना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इंडिया न्यू दिल्ली रेड फोर्ट के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमें पता है भाई इंडिया ऐसा है, इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली है और न्यू दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट है, ऐसा कौन सा दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 57। देखो हम लोग टोटल पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन फोटोग्राफ, रमेश सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। ये आंसर आएगा इसका, नीस आएगा, ठीक है। नीस मतलब भतीजी होता है, ठीक है। होता क्या है कि आप इसको ऐसे ऐसे देख सकते हो ना कि आप देख रहे हो आपके कोई ग्रैंड फादर हैं, ठीक है, आप हो, ये आप हो यू, ठीक है, ये आपके ग्रैंड फादर है। ग्रैंड फादर कह रहे ग्रैंड फादर के ओनली सन, तो मान लीजिए आपके फादर हो गए, ठीक है। फादर के डॉटर, ठीक है, वो आपकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, है ना। फादर की डॉटर क्या लगेगी, आपकी बहन लगी, और उसकी बेटी क्या लगेगी, भतीजी लगी, भांजी लगेगी। नाइस मतलब भांजी होता है, ठीक है, तो नाइस क्या लगेगी, भांजी लगेगी। तो ये बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो इसको करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तरीका क्या होता है समझ लो। जो ये पहला वाला होता है ये आता है इससे कॉन्टैक्ट में, 4 वाला आता है इसे 2 वाले से, और 6 वाला आता है 3 वाले से, है ना। यानी 5 के सामने क्या होगा, 1 होगा, 4 के सामने 2 होगा, 3 के सामने 6 होगा। तो चाहे आप ऐसे देख सकते हो, या फिर आप समझने की कोशिश करो तो इसको अगर आप फोल्ड करोगे तो देखो ये 6 वाला ऐसे लेफ्ट साइड में आएगा, 1 वाला 5 के सामने आने लगेगा, और 2 वाला ऊपर आएगा। तो और 2 के सामने पूछा है तो 2 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा, तो 2 के सामने क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, क्या दिमाग लगाने वाली चीज़ तो सारी है। यहाँ पे देखो क्या है, पहला सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस देखो, यहाँ पे मैंगो इज स्वीट, मैंगो एंड बनाना, तो यहाँ कॉमन क्या है, मैंगो है ना। और यहाँ देखो ला पिट टा ना सा पिट, कॉमन क्या है, पिट कॉमन है ना, क्या कॉमन है, पिट। मीन्स क्या हुआ, मैंगो का मतलब क्या, मैंगो को आप क्या लिखोगे, पिट लिखोगे, क्या लिख रहे हो, पिट लिख रहे हो, पहली बात। तो आपके जो पूछा हुआ है बॉय लाइक्स मैंगो, इसका मतलब मैंगो आना है, तो यानी पिट वाला आंसर सही है। तो यहाँ पे पिट नहीं है, गलत, यहाँ पे पिट नहीं है, गलत। तो यानी या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही होता है, ठीक है। चेक करना है कि कौन सा सही हो सकता है। नेक्स्ट अब देखो समझाता हूँ, 1 मिनट, इसको इरेज करो,
अब फिर से एक चीज़ देखो, नोटिस करो, ठीक है। नोटिस क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया है बॉय इज़ वाइज, यहाँ पे दिया है मैंगो इज़ स्वीट। और देखो अब इसमें और फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन दिया है, टी ए कॉमन दिया है। क्या दिया है, टी ए कॉमन दिया है। और टी ए का मतलब क्या होता है, इज़। टी ए का मतलब क्या हो गया, इज़ हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि आपका यहाँ पे टी ए वाला आंसर नहीं आने वाला है ना, ये नहीं आने वाला। तो क्या हो सकता है भाई, देखो काम की बात समझो। इसका मतलब क्या हुआ, टी ए अगर इज़ हो गया, ये थर्ड वाले में या तो बा का मतलब आपका बॉय होगा, या तो टिक का मतलब बॉय होगा, क्योंकि टी ए का मतलब तो इज़ हो गया है ना। और यहाँ दो तीन वर्ड हैं, बॉय इज़ वाइज, तो इज़ तो आपका टी ए हो गया यानी टा, बा टिक, या तो बा आपका बॉय है टिक वाइज है, या बा वाइज है टिक बॉय है। अब एक चीज़ देखो, आपका यहाँ पे टिक दिया ही नहीं है, न इस ऑप्शन में दिया है टिक, न इस ऑप्शन में टिक दिया है। इसका मतलब बॉय के लिए क्या बचता है, बा ही बचता है। तो यानी कि ये बा वाला करेक्ट हो जाएगा, बा यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मिला करके इसको आपको समझने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। देखो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 × 2 + 2 × 3 क्या आएगा, 1 2 + 2 + 6 8। फिर ये 2 × 3 है ना, तो 2 × 3 + 3 × 4 क्या हो रहा है, 12 + 6 18। देखो 18 आ गया है ना। 3 × 4 + 4 × 5 20 + 12 32 हो गया, ठीक है। ऐसे 4 × 5 + 5 × 6 30 + 20 ये हो गया 50, ठीक है। तो यानी कि आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आप 5 × 6 + 6 × 7 करोगे तो 72 हो जाएगा। यानी ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब जो गैप वाला है वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा और 50 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे टोटल 60 क्वेश्चंस। और देखो हमने करीब करीब टाइम पे क्वेश्चन कर लिए सारे के सारे, और ज़रूरी नहीं कि आप पूरे के पूरे करो। अगर आप मोर देन 50 क्वेश्चंस करते हो तो मतलब आप एक सेफ साइड में हो, ठीक है। बहुत मतलब सेफ साइड में हो ही, ठीक है, नो डाउट। तो इसका मतलब कि ये काफ़ी इजी पेपर है, बस इसमें आप टाइम मेंटेन रख के चलिए, ठीक है। पेपर बहुत इजीली क्रैक होने वाला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।